मगर एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आया और इसके कारण हिंसा बढ़ी। इसको तत्काल कंट्रोल कर दिया गया। जो 260 मौतें हुई है मान्यवर, इसमें से 80% पहले एक महीने के अंदर ही हुई, 80%। बाकी सारी मौतें बाकी महीनों में होती गई। कभी आपने सोचा है कि जब पूरा देश सो रहा होता है तो संसद क्या कर रही होती है? नहीं ना। पर मणिपुर में जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा पर बहस सुबह 4 बजे तक चली तो साफ हो गया कि देश में लोकतंत्र अब नींद नहीं लेता। वो थका हुआ जरूर है, लेकिन कभी सोता नहीं। और जब अमित शाह खड़े हुए तो उनके पास 260 मौतों की गिनती थी और 26 मिनट की स्पीच। ये कहानी है उन चुप गलियों की जो दिल्ली तक चीख रही थी, लेकिन जिन्हें बार बार सिस्टम का नाम देकर शांत किया गया। अध्याय 1, मणिपुर, आग की घाटी में तब्दील होता स्वर्ग। पूर्वोत्तर भारत का यह राज्य जहां कभी नृत्य, संगीत और संस्कृत की बात होती थी, अब चर्चा में है तो सिर्फ गोली बारूद और गृह युद्ध जैसे हालातों की वजह से। 2023 में शुरू हुई जाति हिंसा कुकी और मेइती समुदाय के बीच धीरे धीरे एक ऐसी रेखा बन गई जिसे सरकारें देख तो रही थी, लेकिन मिटाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। और जब आग फैल गई तो सवाल सिर्फ यह नहीं था कि किसने जलाया, असली सवाल था इतनी देर तक देखा क्यों। अध्याय 2, अमित शाह का सदा हुआ समर्पण। तक 260 लोग मारे जा चुके हैं। जब गृह मंत्री ने खड़े होकर यह वाक्य कहा तो संसद में सन्नाटा छा गया। कुछ देर के लिए माहौल वैसा था जैसे क्लास में वो बच्चा खड़ा हो जो पूरी सच्चाई तो बोल रहा है, लेकिन बोलते वक्त उसकी आंखों में पछतावा नहीं, एक रणनीति है। शाह बोले, हिंसा की शुरुआत हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उस फैसले को रद्द किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ सवाल उठता है, देर क्यों हुई? क्या केंद्र सरकार को मणिपुर जैसी संवेदनशील भूमि में पहले हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था? अध्याय 3, सीएम इस्तीफा दे रहे हैं। एक नाटक की समाप्ति या दूसरी पारी की शुरुआत। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने खुद इस्तीफा दिया, या फिर कहिए इस्तीफा दिलवाया गया। जब एक राज्य की पूरी सरकार पंगु हो जाए, पुलिस असहाय हो जाए और मुख्यमंत्री सिर्फ प्रेस ब्रीफिंग तक सीमित हो जाए तो फिर क्या करें? इसलिए राष्ट्रपति शासन लगा, पर तब जब बहुत कुछ जल चुका था। 260 लोग मारे गए, सैकड़ों गांव विस्थापित हो चुके थे, हजारों लोग अब तक राहत शिविरों में हैं। अध्याय 4, संसद में भरोसे की बहस और सत्ता का शतरंज। राज्यसभा में बहस चली और चलती चली गई। सुबह 4 बजे तक बहस इतनी लंबी थी कि संसद की कुर्सियां भी थक गईं, लेकिन लोकतंत्र जाग रहा था। कुछ कह रहे थे यह संवैधानिक प्रक्रिया है, कुछ पूछ रहे थे प्रक्रिया तो ठीक है, पर प्रायश्चित कौन करेगा? गृह मंत्री ने एक ही तीर से कई निशाने साधे। मणिपुर की शांति के लिए कदम उठाए गए, चुनावी हिंसा की तुलना पश्चिम बंगाल से कर दी और राष्ट्रपति शासन को आवश्यक करार दिया। अब जब सत्ता खुद को आवश्यक घोषित कर दे तो विरोध में सिर्फ शोर बजता है। अध्याय 5, मानवाधिकार, मीडिया कर्मियों और सियासी मौन की त्रयी। मानवाधिकार आयोगों ने समय समय पर चिंता जताई। मीडिया में 1-2 स्टोरी आई, लेकिन टीआरपी रेटिंग में मणिपुर हार गया। टीवी डिबेट्स में पाकिस्तान पर बहस ज्यादा हुई, मणिपुर पर कम। शायद इसीलिए मणिपुर के नागरिक आज भी कह रहे हैं, हम भारतीय हैं पर दिल्ली से दूर हैं। अध्याय 6, राष्ट्रपति शासन, जब संवैधानिक हथियार राजनीतिक ढाल बन जाए। राष्ट्रपति शासन लगाना कोई आपातकाल नहीं है, यह संविधान का हिस्सा है, पर सवाल यह है कब लगाया जाए और क्यों लगाया जाए। जब वहां की सरकार सिर्फ नाम की रह जाए तो राष्ट्रपति शासन को लागू करना जरूरी हो जाता है, लेकिन जब केंद्र सरकार खुद इतनी देर तक मूर्ख दर्शक बनी रहे तो यह ढाल बन जाती है दोष से बचने के लिए। अध्याय 7, मणिपुर की जमीनी सच्चाई, डर और दरार। मणिपुर आज भी 2 हिस्सों में बटा है, भौगोलिक रूप से नहीं, मनोवैज्ञानिक रूप से। 2 समुदायों के बीच अविश्वास गहराता जा रहा है। शहरों में पुलिस गश्त कर रही है, लेकिन गांव में अब भी रात को सन्नाटा और डर है। लोग कह रहे हैं, हमारे लिए कोई नहीं है, न केंद्र, न राज्य और न मीडिया। अध्याय 8, विपक्ष की भूमिका, भाषणबाजी या बदलाव की उम्मीद। विपक्ष ने संसद में अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई, लेकिन बिना रणनीति के। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी सबने कुछ न कुछ कहा, लेकिन संसद में जो बोला गया वो जनता तक नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि जब संसद का भाषण यूट्यूब के एल्गोरिथम से कम असरदार हो जाए तो लोकतंत्र की चिंता नहीं, मार्केटिंग की हो जाती है। अध्याय 9, अमित शाह की अंतिम पंक्ति, अब मणिपुर में 4 महीने से कोई मौत नहीं। यह एक आश्वासन था, लेकिन क्या यह सांत्वना थी या स्कोरबोर्ड? 260 लोगों की मौतों के बाद 4 महीने की शांति किसी जीत की तरह नहीं लगती, वो एक अफसोस जैसा है, लेकिन राजनीति में आंकड़े ही अंतिम सत्य होते हैं। अध्याय 10, अब आगे क्या? राष्ट्रपति शासन के तहत मणिपुर अब केंद्र के नियंत्रण में है। यह नियंत्रण सुरक्षा के नाम पर है, लेकिन वहां के लोग पूछ रहे हैं,
क्या हमें वोट देने का हक भी मिलेगा या बस शासन ही मिलेगा? क्या आने वाले चुनावों में मणिपुर को फिर से लोकतांत्रिक माना जाएगा या फिर यह एक प्रयोगशाला बन जाएगा जहां से बाकी राज्यों के लिए रिपोर्ट कार्ड बनेगा? मणिपुर की कहानी संसद में खत्म नहीं होती, वो हर आम नागरिक की नींद में जारी है। इस कहानी का दुखद पहलू यह है कि यह एक राज्य की तकलीफ की कहानी है जिसे बाकी देश ने तब सुना जब बहुत कुछ खत्म हो चुका था। सुबह 4 बजे संसद में जो कुछ कहा गया वो इतिहास के दस्तावेज में दर्ज हो गया, लेकिन मणिपुर की जनता की तकलीफ उस दस्तावेज के बाहर है, उन खामोश चेहरों में जो अब भी अपने गांव की राख से पहचान ढूंढ रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय द्वारा 13 फरवरी 2025 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करने का मैं प्रस्ताव लेकर सदन के सामने आया हूं। मान्यवर, हम सब जानते हैं कि हाईकोर्ट के एक फैसले के कारण मणिपुर में 2 समुदायों के बीच में आरक्षण संबंधी विवाद के कारण एक जातीय हिंसा का उद्भव हुआ। मान्यवर, ये रायट्स नहीं है ना टेररिज्म है, ये हाईकोर्ट के एक फैसले के इंटरप्रिटेशन के कारण 2 समुदायों के बीच में जातीय हिंसा हुई। सभी सदस्यों ने इस पर काफी चिंता व्यक्त की है मान्यवर, और उन्होंने कहा कि भाई तुरंत शांति हो, पुनर्वास के लिए तुरंत प्रयास किए जाएं, केसों की न्यायिक जांच हो और जो पीड़ित है उनकी पीड़ा कम करना और उनका जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई होनी चाहिए। मान्यवर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 4 महीने से वहां पर हिंसा नहीं है, और जहां तक कैंपों का सवाल है, पहले से ही इसके अंदर खाने पीने की व्यवस्थाएं, दवाइयां, मेडिकल सुविधाएं, ये सब सुनिश्चित कर लिया गया है। टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन की वहां पर ऑनलाइन व्यवस्था हो चुकी है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए कैंपों के लिए अंदर ही वहां पर वर्ग लगाए गए हैं जहां इनकी पढ़ने की सुविधा करने का प्रयास किया गया। मैं नहीं कहता कि ये सुविधा अपने घर में रहकर बच्चा पढ़ता है इतनी अच्छी है, मगर हम सब जानते हैं मान्यवर, जब जातीय हिंसा होती है तब ये सारे प्रश्न खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि इसको पार्टी के साथ एकदम जोड़ना नहीं चाहिए। मैं इस तरह का जवाब भी देना नहीं चाहता सदन में कि आपके समय में इतनी हिंसा हुई थी, हमारे समय में इतनी हुई, आपके समय से हमारे समय में कम हुई है। हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। इसमें इन प्रिंसिपल किसी की इस सदन में असहमति नहीं है, परंतु पिक्चर इसी तरह से खड़ा करने का प्रयास किया कि भाई भाजपा के शासन में ही जातीय हिंसा हुई है। मान्यवर, मैं 2-3 चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहले मैं सिर्फ मणिपुर की ही बात करूंगा। मणिपुर में 1993 में जातीय हिंसा हुई, नागा कुकी संघर्ष हुआ, 93 से 98 तक 5 साल तक चला, 750 मौतें हुई, और मान्यवर इसके अंदर छूट-फूट घटनाएं 1 दशक तक चलती रही। मैं ये नहीं कहता कि 1 दशक तक चली थी हमारा कम हुआ है, हम तो ऐसा मानते हैं हमारे समय में जरा भी नहीं होना चाहिए, मगर एक दुर्भाग्यपूर्ण फैसला आया और इसके कारण हिंसा बढ़ी। इसको तत्काल कंट्रोल कर दिया गया। जो 260 मौतें हुई है मान्यवर, इसमें से 80% पहले 1 महीने के अंदर ही हुई, 80%। बाकी सारी मौतें बाकी महीनों में होती गई। मान्यवर, कुकी पाइते संघर्ष हुआ 97-98 में, 50 से ज्यादा
गांव नष्ट कर गए, 40,000 लोग विस्थापित हुए, 352 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए, 5,000 घर जलाए गए। मतई पंगल संघर्ष हुआ 1993 में। उस वक्त 100 से ज्यादा मृत्यु हुई थी और 6 माह तक हिंसा चली। अब मैं चित्र इस तरह से खड़ा कर दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी विफल हो गई। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये तीनों हिंसा, बड़ी बड़ी हिंसा, 10 साल, 3 साल और 6 माह और सैकड़ों मृत्यु, इससे भी ज्यादा, वो इंडी अलायंस के शासन में तीनों वक्त आपके ही प्रधानमंत्री थे और उसके बाद भी नहीं गए, कोई गृह मंत्री भी नहीं गया। जो मुद्दे उठाते हैं उनको मेरा सिर्फ छोटा सा वास्तविकता मैं बताना चाहता हूं। और मान्यवर, ये तो जातीय हिंसा थी। हमारी सरकार आई 2017 में, उसके पहले 5 साल में एवरेज 1 साल के अंदर 212 दिन मणिपुर बंद रहा है। मान्यवर, कोई जातीय हिंसा नहीं थी। लगभग 1000 से ज्यादा एनकाउंटर हो गए। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा था। मान्यवर, हमारे 6 साल में एक भी दिन बंद नहीं रहा, ब्लॉकेड नहीं हुआ, हिंसा नहीं हुई। जब एक विशिष्ट परिस्थिति हुई कि सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का इंटरप्रिटेशन दोनों समुदायों ने अपने अपने खिलाफ किया, अरे हाईकोर्ट के, और 2 ही दिन में हिंसा भड़क गई। और एक ये भी कहा गया कि इसको नजरअंदाज किया गया। जिस दिन जजमेंट आया उसी दिन यहां से कंपनियां वायुसेना के विमान में मान्यवर वहां रवाना कर दी, कोई नजरअंदाज नहीं किया। इस सब में हम सबकी संवेदनाएं बराबर है, वे होनी ही चाहिए। परंतु मेरा आप सभी से भी विनंती है कि सरकार शांति प्रस्थापित करने के सभी प्रयास, उच्चतम प्रयास कर रही है। कृपया इसको पॉलिटिसाइज न करिए, और पॉलिटिसाइज करना है तो फिर डिबेट होगी, उसमें जवाब भी पॉलिटिकल देना पड़ेगा। मगर मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जिसका भी मृत्यु हुआ है, इस सदन ने उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए, संवेदना रखनी चाहिए, मन में दर्द भी रखना चाहिए। राष्ट्रपति शासन आने के बाद दोनों समुदायों से चर्चा भी हुई। 2 मीटिंग दोनों समुदायों के सारी संस्थाओं से अलग अलग हुई है, और बहुत कम समय में एक संयुक्त मीटिंग भी भारत सरकार के गृह विभाग के अधिकारियों के साथ होगी। हम इसका रास्ता ढूंढने का प्रयास भी कर रहे हैं। मगर पहली चिंता शांति प्रस्थापित करने की है। जैसा मैंने कहा, 4 महीने से एक भी मौत नहीं हुई है, 2 इंजर्ड हुए हैं, और परिस्थिति बाय एंड लार्ज कंट्रोल में। मैं नहीं कहता संतोषजनक है। जब तक ये विस्थापित कैंपों में रहे तब तक संतोष होने का सवाल ही नहीं। पुनर्विसान पैकेज पर भी अभी चर्चा चल रही है मान्यवर। और आज तो मैं सदन के सामने मान्यवर ये राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कराने के लिए आया हूं। ये कहा गया कि अविश्वास प्रस्ताव, कोई अविश्वास प्रस्ताव रिकॉर्ड पर नहीं मान्यवर। कांग्रेस पार्टी के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इतने विधायक ही नहीं है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाए। ये हमारे मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, फिर राज्यपाल ने भाजपा के 37, एनपीपी के 6, एनपीएफ के 5, जेडीयू के 1 और कांग्रेस के 5 सदस्यों से चर्चा करी। जब बहुमत सदस्यों ने कहा कि हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब राष्ट्रपति शासन की कैबिनेट ने अनुशंसा की, जिसको राष्ट्रपति महोदय ने स्वीकारा। और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके हिसाब से मैं 2 माह के अंदर इसका अनुमोदन लेने के लिए आया हूं। मेरा सदन के सभी सदस्यों से विनंती है कि सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द शांति हो, जल्द से जल्द पुनर्वसन हो, और जो जख्म लगे हैं उस पर मरहम भी लगाया जाए। कृपया सभी दल एक मत होकर ये राष्ट्रपति शासन के निर्णय का अनुमोदन करें, ऐसा मैं आपके माध्यम से विनंती करना चाहता हूं।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।